स्टार्टेड सर। हाँ सर। ठीक है सर। शाम को लॉ तो है, और मैम का क्लास अगर तुम लोग का है तो होगा, मुझे नहीं पता। शाम को लॉ है, मेरा तो लॉ है वैसे, मुझे पता है। मैम का शायद नहीं है तुम लोग। आई थिंक आज मैम का मैथ्स का क्लास रहता है, मैं रूटीन भूल जाता हूँ। मैथ्स क्लास तो नॉर्मली फाउंडेशन लेवल में रहता है। सर चलो, गुड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज फिनेंस क्लास है। ऑडिट के जगह हम लोग आज फिनेंस पढ़ रहे हैं सर, ठीक है। तो फिनेंस में आज मैं क्या पढ़ाऊंगा सर? आज एक्चुअली वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्वेश्चन करना है। किसी का भी नहीं, किसी का भी स्क्रीन शेयर नहीं है करता। नहीं नहीं, कॉमर्शियल कॉमर्शियल जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है। हाँ वैसा ही। ऑरपेट का ले सकते हो, कैशियो का भी ले सकते हो। ये तो कभी मानता नहीं। अच्छा चलो सर। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट बोल सकते हैं आप, जिसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी में डिस्कशन कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर। हाँ कुर्सी। स्क्रीन शेयर इधर हो गया ना, ठीक है। ऑनलाइन में देखो तो सर, स्क्रीन शेयर है। हाँ सर। ठीक है सर। अच्छा देखो, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट इज लाइक कि एक बार अगर मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर लूँ 2 मिनट, नहीं तो क्या होता है ना, कई बार जो लोग पहले क्लास करने के बाद रिवाइज नहीं करता है, कनेक्टिविटी इश्यूज हो जाता है। थोड़ा कनेक्टिविटी कर लेते हैं, मेरे को भी थोड़ा कनेक्शन मिल जाता है, पढ़ते पढ़ते मेरे को भी याद आ जाता है। हाँ मैं भी रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी मेरा भी रिवाइज नहीं होता है। हाँ, अरे रेगुलर पढ़ाई करने से आने से, क्योंकि ये अचानक से हुआ ना, तो क्लास से पहले थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है, क्या हुआ है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कराना चाहिए, ठीक है। तो आज ये मैंने एकदम अचानक से डिसीजन लिया, इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि ऑडिट का क्लास बाद में हो जाएगा, एफएम हाँ छोटा है, हो जाएगा, इसलिए मैं सोचा कि एफएम करा देते हैं, क्योंकि मंगलवार सरस्वती पूजा के कारण एफएम नहीं हो पाएगा। इसलिए नॉर्मली देखा जाता है कि जब भी कोई छुट्टी छाटा होता है, एफएम क्लास में उसका कोप पड़ जाता है। फिर मैं सोचा कि नहीं, पढ़ाते हैं। अच्छा, तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल माने बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का स्कोप क्या है? इसका सबसे बड़ा स्कोप ये होता है कि बिजनेस जो भी अलग अलग सोर्स से इनकम, मैंने इनकम नहीं बोलेंगे, पैसे का जुगाड़ करते हैं, पैसा का जो जुगाड़ करते हैं, उस जुगाड़ को मैनेज करना है, उसका कॉस्ट को मैनेज करना है। मैंने बिजनेस का प्रॉफिट फुल्ली डिपेंड करता है इस चीज से। मैंने आप मैंने बेसिकली बोलते हैं ना, आमदनी 98, खर्चा रुपया। अगर कभी हो जाए, आमदनी 98 मैंने, समझते हो ना? इसके ऊपर एक मूवी भी बना है, हिंदी मूवी में, बॉलीवुड मूवी में एक मूवी, बहुत थोड़ा पुराना है, कॉमेडी टाइप मूवी है, गोविंदा का मूवी है। गोविंदा है, फिर और भी कुछ लोग हैं, मैं सारा का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक तब्बू है एक्ट्रेस में, मोस्ट प्रोबेबली। ये काफी अलग अलग वर्जन जो बोले, जैसे हम लोग में 1500 की नौकरी 1500 रुपये पास पड़ा है,
मतलब 1000 रुपए की नौकरी, हाँ हाँ 1000 रुपए बस में। बस भाड़ा, ठीक है, ये हर लैंग्वेज हर टर्म में है, ठीक है। बंगाली में क्या बोलते हैं ना, दुआना दुआना रोजगार नहीं, 5 आना दम देखाচ্ছে, बोले ना ऐसा ही, ठीक है। और कुछ कुछ लोग बोलते हैं 2 कड़ी का औकात नहीं है, ये दिखा रहे। तो हर स्टेट में अपना अपना है। जैसे बंगाली में ज्यादा बोलते हैं दुआना दम नहीं, ये दिखे जाएगा। तो काइंड ऑफ दैट कि बेसिकली बिजनेस को ऐसा करना है कि आपको ओके, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 2 आना इनकम और 5 आना खर्चा है तो मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि ये कॉस्ट को मैनेज कर पाना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द बिजनेस। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉस्ट ऑफ डेब्ट है, डेब्ट बने लोन का कॉस्ट, प्रेफरेंशियल का भी कॉस्ट है, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल बोलते हैं। प्रेफरेंशियल 2 तरह का बने, बेसिकली प्रेफरेंशियल जो होते हैं ये शेयर तो है इसके नाम, लेकिन ये डेब्ट भी है शेयर भी है, बेसिकली ये हाइब्रिड है। ये बात मैंने बेसिक्स में बोला। हाइब्रिड क्यों है? क्योंकि जब आप देखोगे कि आप लोग अकाउंटेंसी में थोड़ा बहुत किए होंगे कहीं ना कहीं, जब भी आप देखोगे क्वेश्चंस में ऐसे लिखा रहता है 12% प्रेफरेंस शेयर। तो इसका मतलब है अगर आप किसी कंपनी को 1 लाख टका देते हो, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, तो 1 लाख का 12% प्रेफरेंस शेयर के लिए इंटरेस्ट है। तो क्योंकि शेयर है तो इसे इंटरेस्ट नहीं बोलते हैं, इसे डिविडेंड बोलते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं डिविडेंड दिया जाता। सर नाम पे क्या आता है? अरे नाम पे ही बहुत कुछ, नाम में बहुत कुछ है ना। जैसे मैं आपको बोला ना, पैसा तेरा कितना ना, भिखारी को दो तो दान, पुलिस को दो तो घूस, टीचर को दो तो फीस, है ना, कहीं पर मंदिर मस्जिद में दो तो डोनेशन, है ना, कहीं पर किसी को हेल्प करो तो हेल्प, नॉर्मल ऐसे बोलते हैं ना। फिर कोई जॉब करता है तो सैलरी, कोई लेबरी का काम करता है तो वेजेस, है ना, समझ में आ रहा है। जैसे जो लोग पॉलिटिशियंस है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, इनको क्या मिलता है? नहीं नहीं, घूस क्या, इनको क्या मिलता है? इनको, हाँ इनको बोलते हैं ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम ऑनर में जो दिया जाता है, ऑनर में जो दिया जाता है ऑनोरेरियम, ऐसे बोलते हैं। काम तो ऑनर वाला है, जो कर रहे हैं उसका नियत में खोट है। काम तो ऑनर वाला ही है, ठीक है। ये इसका जिम्मेदार हम लोग हैं, वो लोग नहीं। हम करने देते हैं इसलिए वो करते हैं, जिम्मेदार हम हैं, वो नहीं। हम करने क्यों देते? हम मने जनता, हम लोग। अगर हम में से कोई भी 1-2 नंबर ही करता है और हम चुप हैं तो हम उतना ही जिम्मेदार है। इसके लिए बंगाली में एक बहुत सुंदर एक मुहावरा है, हिंदी में भी होगा, बट क्योंकि मेरा मदर टंग है तो ज्यादा पता है बंगाली। बोलते हैं कि अन्याय जे करे और अन्याय जे सहे, तो घृणा तारे जानो तृणो समुदाय। थोड़ा टफ बंगाली हो गया ना। मतलब जो बंदा अन्याय कर रहा है, अन्याय तो समझते हो गलत, और जो गलती को सह रहे हैं, दोनों इक्वली गलत है, दोनों इक्वली गलत है। गांधी जी भी ये बात बार बार कहता था, कहता ही था, करता कितना था पता नहीं, जब भी हो। ठीक है सर, आज हम लोग एक चीज करेंगे, WACC कैलकुलेट करना, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे सर? ठीक है, क्योंकि अगर आप जैसे कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, अब एग्जाम में क्या करते हैं, आपको अलग अलग सारा कॉस्ट दे देता है। आपको क्या करना है, ओवरऑल बिजनेस का कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो मैं आज थोड़ा इसी चीज पे फोकस कर, ठीक है। बाकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी में एक टॉपिक अभी भी बाकी है, वो मल्टीपल ग्रोथ डीडीएम करा रहे थे ना, डीडीएम का, उसमें वही मल्टीपल ग्रोथ डीडीएम में एक छोटा सा टॉपिक और आता है, जिसमें वो डीडीएम को री इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा सर, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, मुझे तो बता देना चाहिए, पर आज मेरा इच्छा है कि थोड़ा क्वेश्चन कराए, ताकि जो लोग पुराना क्लास अगर थोड़ा मिस भी किया है ना, वो भी कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला को याद दिला के फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है।
एग्जाम का क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है, तो जरा देखिए। सब कनेक्टेड हो आप लोग? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? विक्रम, अभिजीत, नील, तेज, बोलो सर। यस सर। यस सर। ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, माने पूछते हैं, ये टाइप्स है, ठीक है। बाकी डिजिट वगैरह थोड़ा चेंज कर देगा, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा। कंपनी का एक नाम है, बोलता है कि क्या नाम है, विश्व भारती, विश्व भारती लिमिटेड, ठीक है। कंपनी का नाम है विश्व भारती लिमिटेड, ठीक है। तो विश्व भारती लिमिटेड का कुछ डिटेल्स दिया है। क्या डिटेल्स दिया है? बुक वैल्यू, कैपिटल स्ट्रक्चर, माने बिजनेस का जो अकाउंटिंग वैल्यू के साथ कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है। कैपिटल स्ट्रक्चर माने बिजनेस ने अपना बिजनेस को चलाने के लिए कहां कहां से क्या जुगाड़ लगाया। जैसे यहाँ पर देता है कि इक्विटी कैपिटल, माने बेसिकली आप लोगों को पता है इक्विटी कैपिटल माने शेयर होल्डर का पैसा। सर जो बिजनेसमैन खुद पैसा लगाते हैं वो भी शेयर होल्डर का पैसा है, जो प्रोमोटर है वो भी शेयर होल्डर है, और अगर कोई बाहर से किसी को बोल रहे कि भाई हमारे बिजनेस में पैसा लगाओ तो वो भी शेयर होल्डर बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे कैपिटल को इक्विटी कैपिटल बोलते हैं। इक्विटी कैपिटल माने ट्रू ओनरशिप। जो भी कंपनी में इक्विटी कैपिटल लगाते हैं, जो भी कंपनी में इक्विटी कैपिटल लगाते हैं उसको कंपनी का क्या मिल जाता है? स्टेक, ओनरशिप मिल जाता है। क्या बोला? इन शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप एट पर, फुल्ली पेड अप एट पर, टोटल 15 करोड़, ठीक है। 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, प्रेफरेंस और इक्विटी में क्या फर्क होता है? इक्विटी से पहले प्रेफरेंस होता है, थैंक यू सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का प्रेफरेंस इक्विटी से पहले होता है, पर डेब्ट के बाद होता है। डेब्ट के बाद, गवर्नमेंट के भी बाद। वो तो बाईबैक का रूल अलग होता है ना। तो जेटा बोली बाईबैक ऑफ शेयर्स, बाईबैक ऑफ शेयर्स से डिफरेंट थिंग, उस पर अभी बात नहीं करते। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो पैसा है वो पूरा पूरी उनको दे दिया जाता है, जैसे कि तुमने बोला कि रिडेम्पशन ऑफ शेयर के थ्रू से। माने बेसिकली प्रेफरेंस शेयर होल्डर इनको शेयर सिर्फ एक ही कारण से बोलता है। ये चीज मैं पहले भी एक बार बोला था क्लास में, मैं फिर से एक बार बता दूंगा सर। इसको एक ही कारण से शेयर बोला जाता है क्योंकि ये आफ्टर टैक्स आइटम है। एग्जाम्पल के तौर पे चलो मैं आपको एक इनकम स्टेटमेंट दिखा दूं, तो आपके मन में जो थोड़ा सा चल रहा है ना वो क्लैरिटी हो जाएगा। मैं थोड़ा विजिट करता हूँ टिकट टेप में, और यहाँ पर मैं किसी भी एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 सेकंड के लिए उठा लेता हूँ। टाटा मोटर्स, जो भी सामने आया ले लिया सर, कोई ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी कंपनी एनालिसिस नहीं देना है, मुझे यहाँ पर आपको बेसिकली फाइनेंशियल एनालिसिस देना। तो अगर आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस चेक करोगे और इसमें जाके आप कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखोगे, तो इनकम स्टेटमेंट में क्या करता है सर, कंपनी रेवेन्यू कमाता है, फिर रेवेन्यू से कंपनी अपना एक्सपेंस को माइनस करते हैं। अलग अलग एक्सपेंस हो सकता है, रॉ मटेरियल्स, पावर फ्यूल, जिस जिस बिजनेस का जैसा। इस एक्सपेंस वगैरह को माइनस करने के बाद कंपनी को एक प्रॉफिट मिलता है। दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड एबिटा या EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सर अमोर्टाइजेशन नॉर्मली इंटेंजिबल का होता है, लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा, ठीक है। और डेप्रिसिएशन होता है फिक्स एसेट्स का, माने जिसको हम लोग टेंजिबल एसेट्स है, जिसको हम लोग टच फील कर सकते हैं। फिर एबिटा से, अगर हम लोग एबिटा से हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। पहले तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, फिर इसके बाद जो बचेगा, मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक करता हूँ तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन यहाँ से हट जाएगा। मैंने टाटा मोटर्स के बिजनेस पे जो भी उसका डेप्रिसिएशन है वो माइनस वगैरह करने के बाद बिजनेस को PBIT या EBIT मिलता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक ही बात है। लेकिन एक चीज देखो, यही एक्चुअली बिजनेस का पहला पहला प्यार है, सॉरी पहला पहला प्रॉफिट, ठीक है। अब पहला प्यार या पहला प्रॉफिट से इसको बहुत ही अभी दुख होगा, क्योंकि कोई अपना प्यार शेयर कर थोड़ी ना करना चाहता, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये प्यार को बनाने के लिए आपको कुछ ऑब्लिगेशंस लेना पड़ा था, क्योंकि आपने लोन लिया था तो लोन का इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा, तब जाके ये प्यार बना है। प्यार माने प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट पे करो। हाँ सर, 10,225 करोड़ का इंटरेस्ट
रिसेंटली दिखा रहे 10,339 करोड़ का इंटरेस्ट है, मार्केट में लोन है उसका इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट जो है ये क्या चीज का हो सकता है सर? बैंक लोन हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। बेसिकली ये लीगल ऑब्लिगेशंस है, कंपनी को देना ही पड़ता है। पहला सबसे पहला हक लोन वाले का ही होता है, इसीलिए ईबीआईटी से सबसे पहले इंटरेस्ट जाता है। फिर इसके बाद जो बचेगा उसे बोलेंगे पीबीटी या ईबीटी, माने प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर पीबीटी से सबसे पहले देना पड़ेगा टैक्स, माने टैक्स माने गवर्नमेंट का कॉर्पोरेट टैक्स, गवर्नमेंट को 643 करोड़ यहाँ पर दिया है, इस बार का तो दिखा रहा है 3,500। ठीक है, प्यार बांट रहे हैं ना सर, प्यार धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ये हर इंसान की जिंदगी में होता है, हर इंसान की जिंदगी में ऐसे ही होते हैं। तू मैं होता है, फिर तू मैं से एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, फैमिली बढ़ता है, फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका शादी होता है, फिर फैमिली में जो तू मैं और मैं और मतलब हम दो, हमारे एक या हमारे दो था, फिर उसका भी शादी वगैरह हो जाएगा, फिर क्या होगा, प्यार बढ़ रहा है ना, प्यार बढ़ रहा है, वही प्यार बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। समझ रहे हैं सर, समझाने के लिए बोलता हूँ, गलत मतलब ना निकाले। टैक्सेशन आदर आदर में चला गया इतना। फिर बचा जो है नेट इनकम। ये जो नेट इनकम है ना सर, इस नेट इनकम को यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया, बाकी अगर हम लोग एनुअल रिपोर्ट चेक करते तो शायद कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग वगैरह सब दिखता। ये जो टैक्स देने के बाद जो इनकम बचता है, इसके बाद अगर कुछ रहेगा तो पहले प्रेफरेंस को देना है। प्रेफरेंस शेयर को कितना देना है सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट वाले को फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, चाहे वो 7% हो या 8%। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर का भी ऐसा ही 10% या 12% का फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है। तो ये जो फिक्स्ड नेचर है ना, ये फिक्स्ड नेचर इंटरेस्ट को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिवेंचर की तरह कैरेक्टर बनाता है, क्योंकि फिक्स्ड है। लेकिन इसे शेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इक्विटी इक्विटी वालों को भी टैक्स के बाद मिलता है, प्रेफरेंस वालों को भी टैक्स के बाद ही मिलेगा, पहले नहीं। तो इसमें इसका कैरेक्टर शेयर वाला हो गया, इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर हाइब्रिड नेचर का होता है। इसका जो फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है वो डिवेंचर वाले से लिया गया या लोन वाले से लिया गया, और उसका जो आफ्टर टैक्स का नेचर है वो इक्विटी से लिया गया। तो दोनों का मिक्स्ड कल्चर लेके ये हाइब्रिड नेचर का बन जाता है। याद रहेगा सर? बस इतना सा याद रख लो, बाकी ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ थोड़ा सॉल्व करो। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना तो आप लोगों को काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। नहीं नहीं, आप लोग 12 मत दो, आप लोग एग्जाम्पल के दिए, ये तो मेरा क्वेश्चन है मैं रैंडमली उठाता हूँ, आप लोग 12 ढूंढ नहीं पाओ। आप लोग एग्जाम्पल दो विश्व भारती लिमिटेड बोल के, आप लोग जस्ट इतना लिखो एग्जाम्पल विश्व भारती लिमिटेड। एलएलपी के एंड पे क्या लगेगा? एलएलपी लगेगा, वो सिर्फ एलएलपी लिखेगा, वही तो उसका ये कंपनी जैसे ही होता है, लेकिन वो पार्टनरशिप है ना, तो उसको जो नॉर्मल पार्टनरशिप अपने नाम के आगे पीछे थोड़ी ना कुछ जोड़ता है, नॉर्मल पार्टनरशिप नहीं जोड़ता है, लेकिन एलएलपी क्या जोड़ेगा? एलएलपी वर्ड देगा। ट्रेडमार्क, पहले इधर ध्यान दो, क्वेश्चन क्या था, एग्जाम्पल क्या था? विश्व भारती लिमिटेड है ना, विश्व भारती। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़े। 15 करोड़ इक्विटी कैपिटल है, 1 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर है, रिटेन अर्निंग 20 करोड़ का है ना, रिटेन अर्निंग 20 करोड़ का है, और क्या है सर? डिवेंचर 10 करोड़ का है, और टर्म लोन 12.5 करोड़ का है।
नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स पर शेयर इज 3.5 टका 60 पैसा। नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है कंपनी जो देख सोच रहा है वो 3 टका 60 पैसा हो सकता है। ठीक है, द डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 7%। डिविडेंड का जो ग्रोथ है 7% रेंज में ये ग्रो कर सकता है। मार्केट प्राइस पर शेयर, कंपनी का शेयर का दाम चल रहा है 40 टका। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेगा 10 साल बाद, करेंटली चल रहा है 75 टका पर शेयर 75। डिवेंचर रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर्स आर सेलिंग एट ₹80 पर डिवेंचर। द इनकम टैक्स रेट फॉर द कंपनी इज 40%। क्वेश्चन में दे दिया, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और आपको क्या करना है, कंपनी का इस इतना सारा कैपिटल को चलाने का ईयरली कॉस्ट कितना पड़ जाता है वो कैलकुलेट करना है। डजंट मैटर, यहाँ पर हम लोग लॉ फॉलो नहीं कर, हम लोग यहाँ पर लॉ फॉलो नहीं कर, ये फाइनेंशियल नॉलेज है। 40 दे दे, 30 दे दे, 25 दे दे, हाँ नॉर्मली। आप लोग यहाँ पर जज्बाती मत हो जाना, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग लॉ हियर। हम लोग यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है, और हमें कुछ नहीं देखना होता है। फिनेंस में, कॉस्टिंग में, अकाउंट्स में ज्यादा माथा मत लगना, फिर भी अकाउंट्स में थोड़ा रूल फॉलो करना पड़ता है। एफएम का, कॉस्टिंग का तो कोई रूल ही नहीं है। ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং অল্প আছে, ওইটা কস্টিং হালকা, বেশি না অল্প। लोग तो होगा ही। तो कैसे करें सर, एक काम करें ना, छोटा सा काम करें, सोर्स बनाओ, बुक वैल्यू बनाओ। हाँ, मार्केट वैल्यू बनाओ, तो कॉलम है सोर्स, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू वेट्स, मार्केट वेट्स, ठीक है। बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू वेट्स, वेट्स बने WTS नहीं देना सर, देना है WEIGHTS वेट्स। बी भी मैंने बुक वैल्यू, आप लोग फुल फॉर्म दे सकते हो। अगर जगह नहीं है तो कहीं पर साइड में लिख दो, बीबी माने बुक वैल्यू, एम माने मार्केट वैल्यू, नहीं तो बाद में सोचो कि क्या बीबी लिखा है, समझा नहीं। अभी तो लग जाता है कॉन्फिडेंट, बाद में जब कॉपी चेक करते हो तो तब ऐसा लग जाता है कि भाई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा। सर मेमोरी पे ना ज्यादा भरोसा ना करे, कभी भी उड़ सकता है। मेरा तो मेमोरी दिन पे दिन और लॉस हो रहा है। मैं तो और बुरा बन रहा हूँ, ठीक है। मैं आजकल ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं देता, मैं भूल जाता हूँ, जो जो भी अभी सीखता हूँ बाद में भूल जाता हूँ। सीखने को नहीं, क्या बोला था भूल जाता हूँ। क्या इतना कौन लोड लेगा, हट हटाओ। जब जरूरत होगा पढ़ेंगे फिर बोलेंगे, भाई रैम की तरह काम करेंगे, रैम की तरह काम करें, रैम क्लियर करो, नहीं तो स्पीड नहीं रहेगा, ठीक है। ज्यादा ज्यादा SSD बनेंगे या हार्ड डिस्क बनेंगे मुश्किल हो जाता है। इक्विटी, प्रेफ, डिवेंचर, सर SSD। SSD, हाँ SSD, मैं क्या बोल दिया, SDD बोल दिया, अच्छा SSD। SSD, सॉरी सॉरी, SSD। इक्विटी, प्रेफ, डिवेंचर और क्या है, टर्म लोन, क्या है, इतना कुछ अच्छा अच्छा नहीं है, समझो। टर्म लोन जो भी मेरा सोर्स है मैं लिख दिया। अच्छा मुझे बता सकते हो इक्विटी कितना होगा, बुक वैल्यू, वैल्यू कितना होगा, 10 टका ईच है, फुल्ली पेड है, वैल्यू दे दिया 15 करोड़, तो कितना होगा, 15 करोड़ ही होगा। हमें इक्विटी शेयर नहीं पूछा, हमें कितना वैल्यूएशन वो पूछा है। इक्विटी कैपिटल कितना लेंगे, 15 करोड़। सर यहाँ पर ना रिटेन अर्निंग भी 20 करोड़ है ना,
ये रिटेन अर्निंग भी इक्विटी होता है। सर कैसे, दोनों में फर्क क्या है? सर रिटेन अर्निंग माने इक्विटी शेयर होल्डर, माने बिजनेस ने प्रॉफिट करके जो पहले कमा के रखा था उसका ही कैपिटल है ना, उसे रिटेन अर्निंग कहते हैं फाइनेंशियल लैंग्वेज में। तो रिटेन अर्निंग भी तो वही कैपिटल हुआ जो इक्विटी कैपिटल का कैपिटल हुआ। बस रिटेन अर्निंग का एक सुविधा क्या होता है बिजनेस में, अगर ज्यादा रिटेन अर्निंग होता है ना, अगर बिजनेस उसको कैपिटल में इंक्लूड करता है, उसको मार्केट से उठाने का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। जैसे नॉर्मली देखना कि कंपनी कई बार आईपीओ रेज करते हैं, राइट इशू करते हैं। ये देखो कहाँ चला गया रिसेंटली, नहीं मिल रहा है। न्यूज़पेपर में इंडिया बुल्स का राइट इशू का न्यूज आया था, आप लोगों ने देखा? न्यूज़पेपर नहीं देखते तो क्या बात है सर, खबर तो देखते होंगे। समझाता है, एक सेकंड रुको। अरे कितना कुछ बोलना होता है, हमेशा हाथ पे रहता ही नहीं है। इंडिया बुल राइट इशू, इंडिया बुल हाउसिंग राइट इशू भी शेयर इशू ही होता है। ये देखो कंपनी को वेबसाइट पे भी जाके मुझे मिल जाएगा। ये देखो न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन से हुआ था 7 तारीख को, मैं बोला ना। ये देखो राइट इशू, यहाँ पर पीडीएफ भी दिया हुआ है, तब पढ़ के डाउनलोड करने के लिए। राइट इशू में क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही बोला जाता है कि भाई आप थोड़ा और शेयर ले लो, कम दाम में दे देंगे। ठीक है। अरे क्या हो गया है, कंटिन्यू क्यों करने बोल रहे, मेरे को नहीं करना भी ये सब। कुछ दिखाने जाओ माथा खराब कर रहा है। जरूरत में ये देखो दिया है, यू आर एलिजिबल टू द राइट एंटरटेनमेंट इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ओनली इफ यू होल्ड द शेयर्स ऑफ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अभी वही तूने पूछा वही बोला, अगर तुम इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का शेयर पहले से होल्ड करके रखे हो तो ही जाके आप राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैंने पहले जब इन्हें आईपीओ लगाया था या फिर नॉर्मल शेयर मार्केट से आपने शेयर को लिया था, ठीक है, नॉर्मल मार्केट से, उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। आईपीओ इज ए प्राइमरी मार्केट। जब पहली बार कंपनी आते हैं उसे आईपीओ बोलते हैं, दूसरी बार आने से तो आईपीओ नहीं होगा, दूसरी बार आने उसको एफपीओ बोलते हैं। पहली बार आने से आईपीओ बोलते हैं, दूसरी बार आने से एफपीओ बोलते हैं। लेकिन अगर कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर कर रहा है तो उसे राइट इशू देते हैं। कितना बोला है थोड़ा देखो, द आईबुल राइट इशू विल बी टेम्पोररी ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑन 7th and 8th February बिफोर इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड इवेंचुअली। ट्रेडिंग पीरियड इतना है, एक्सटेड इतना, रेशियो 1:2 माने एक के बदले 2 मिलेगा। जो एक शेयर होल्ड करते हैं उसको 2 शेयर मिलेगा। इशू प्राइस 150 टका पर शेयर होगा, 50 ऑन एप्लीकेशन। टेंटेटिव डेट फरवरी 22 2024 को, और क्रेडिट हो जाएगा 26 तारीख को, लिस्टिंग हो जाएगा 28 फरवरी तक। ठीक है, बाकी मार्केट में क्या रेट चल रहा है आप लोग देख लो। कितना चल रहा है इंडिया बुल का शेयर? समझ में आया? तो लेकिन रिटेन अर्निंग क्या चीज है, रिटेन अर्निंग क्या चीज है? रिटेन अर्निंग कंपनी का पहला कमाया हुआ पैसा है, इसको मार्केट में इशू करने का जरूरत नहीं पड़ता। हाउसिंग 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 फाइनेंस है 179, तो 150 टका में दे रहा है, सस्ता दे रहा है ना सर, वो तो होना ही था, ये तो होना ही था। नहीं नहीं बात वो नहीं है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। इंडिया बुल कहाँ चला गया, ये वाला हाउसिंग फाइनेंस राइट्स का, नहीं राइट्स नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए। 179 जो दिखाया अभी, मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा है किसी कारण से, 179 समथिंग। तो 150 टका में दे रहे, सस्ता देगा तभी ना लोग लेगा, नहीं तो मार्केट से ही ले लेगा, नहीं तो मार्केट से ही ले लेगा ना। हाँ हाँ बेच सकता है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड होता है, कैपिंग लगा देते हैं। इतना भी आसान थोड़ी होगा, कंपनी उसको यूज करेगा, सीनियर पैसा मांग रहा है।
अच्छा चलो मैथ्स पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट के लिए बोलना पड़ता है मुझे, नहीं तो ना सिर्फ सब बात रह जाएगा। चलो 20 करोड़ का रिटर्न अर्निंग है, रिटर्न अर्निंग इशू नहीं करना पड़ता है। 15 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है, तो कुल मिलाकर 35 करोड़ हो जाता है। समझे कि नहीं? इसके लिए मैं इतना बात कर रहा था। तो बुक वैल्यू में इक्विटी में लिख दो 35 करोड़, यानी करोड़ लिखने का जरूरत नहीं है, चाहो तो आप ऊपर में कहीं पर भी रुपीज इन करोड़ लिख दो। रुपीज इन करोड़ ऊपर में लिख दो, तो फिर और तुमको बार बार करोड़ लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे यही नॉर्मली होता है, जो भी करना है ऊपर लिख दिया जाता है, फिर नीचे आप नॉर्मल डिजिट में काम करो, नहीं तो 35 करोड़ यहाँ पर क्या डिजिट बिठाओगे। ठीक है, रुपीज इन करोड़ लिख दो, फिर ऑटोमेटिकली काम बनता जाएगा। अच्छा 35 करोड़ इधर हो गया। प्रेफरेंस शेयर कितना है? 1 करोड़ का, ये रहा। तो डिवेंचर कितने का है? 10 करोड़ का। रेट ये 13.5% क्या है? इंटरेस्ट। और ये 11% प्रेफरेंस का क्या है? डिविडेंड। बस वही, पैसा तेरा कितना ना, नेचर सेम है, नाम अलग है, पैसा ही देना है भाई, लेकिन क्योंकि नेचर अलग है इसलिए प्रेफरेंस के केस में डिविडेंड बोलेंगे और डिवेंचर में इंटरेस्ट बोलेंगे। पैसा तेरा कितना ना, ठीक है। एक्स्ट्रा लोड ले लेते लोग, बच्चा लोग ना एक्स्ट्रा, हम लोग एक्चुअली, मैं क्यों ये सब समझता हूँ जानते हो? क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना, मैं ना, मेरे को लगता था कि अच्छा डिविडेंड क्या चीज, इंटरेस्ट क्या चीज, फिर ये एक्स्ट्रा लोड बन गया। इसके केस में डिविडेंड बोला, सेम यहाँ पर 11% बता रहा है, इसका भी सेम 12-13% बता रहा है, इसको इंटरेस्ट बोलेंगे, इसको डिविडेंड बोलेंगे, क्यों? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था। जब बाद में मैं पढ़ा लिखा हुआ, एडुकेटेड बना, मेरे को लगा कि भाई क्यों ये बात सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर देता, कि भाई चीज वही है, बस थोड़ा नाम का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होगा, बच्चा का क्या होगा, लोड नहीं, नहीं तो वही एक छोटा सा बात उसको लोड हो जाएगा और वो बोलेगा बहुत टफ है, बहुत टफ है करेगा। बस यही है चलो और क्या है? टर्म लोन, ये भी इंटरेस्ट है। टर्म लोन भी, डिवेंचर में कितना देना है? 10, टर्म लोन में कितना देना है? 12.5, जितने का टोटल वैल्यूएशन दिया है वही हो गया, पुट कर दिया। बहुत इजी है, अभी समझाते समझाते चल रहा हूँ बोल के टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो ये सब ये करने में 5 से 7 मिनट लगता है। मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? थोड़ा सेंस लगा के देखो, शेयर का दाम कितना है? शेयर का दाम है 40 टका, मार्केट प्राइस पर शेयर इसका है 40 टका, और प्रेफरेंस शेयर का है, प्रेफरेंस शेयर का दाम कितना है? 75 टका। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर का दाम 75 टका है, इसका दाम 40 टका है। आप मुझे इतना बताओ कि जो इक्विटी शेयर 10 टका ईच है, फुल्ली पेड अप है, 15 करोड़ का है, तो टोटल शेयर कितना हो जाएगा? 15 करोड़ को डिवाइडेड बाई 10 करो ना, कितना होता है? 1.5, 1.5 करोड़। ठीक है, तो अगर आप 1.5 को इंटू 40 करते हो, 1.5 को इंटू 40 करते हो, मतलब 1.5 करोड़ शेयर को अगर आप 40 टका के हिसाब से कैलकुलेट करते हो, तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 60 करोड़ हो गया। यही है, नहीं समझे? बस, समझे कि नहीं? जिसका बुक वैल्यू मैंने अकाउंटिंग वैल्यू बता रहे 35 करोड़, इसको अगर हम 1.5 इंटू मार्केट प्राइस से इंटू कर दे, जितना इक्विटी शेयर कंपनी का है उसका अकाउंटिंग वैल्यू बता रहा है 35 करोड़, लेकिन मार्केट में थोड़ा प्रीमियम दाम पे चल रहा है, तो इसलिए वैल्यू बन गया 60 करोड़। कैसे मिला? 1.5 माने 15 करोड़ शेयर को अगर 10 टका में डिवाइड करे तो 1.5 करोड़ शेयर होता है, तो 1.5 करोड़ शेयर को 40 टका से इंटू कर देंगे तो टोटल वैल्यू 60 करोड़ का होता है। बस मैंने इतना ही किया,
सिमिलर कॉन्सेप्ट आप प्रेफरेंस पे भी लगा सकते हो। प्रेफरेंस शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 75 75 और प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना दिया है 100 ईच करके 1 करोड़ का, 100 ईच करके 1 करोड़ का। तो क्या करेंगे इसको, तो 1 लाख माने कितना करोड़ होता है, माने पॉइंट कितना हो जाएगा 1 करोड़ बाई 100 करो ना, 0.1 होगा, देखो तो करके 1 करोड़ बाई 100 जो लाख होता है उसको आप इसको एक्चुअली बेसिकली सब 0.01 ना माने 0.1 हो रहा है क्या उसको, माने बेसिकली मेरा 1 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आपको क्या करना है 1 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 100 ईच एक एक शेयर का दाम है, तो ये इससे आप इसको बुक वैल्यू का शेयर को कन्वर्ट करो, ये तो टोटल वैल्यू है, तो कितना नंबर ऑफ शेयर है आपको ये चाहिए, तो 1 करोड़ को डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो 1 लाख माने कितना करोड़, 1 लाख माने कितना करोड़, 1 लाख बाई करोड़ करो 0.1 लाख करोड़ मान 0.1 करोड़ माने 1 लाख होता है, माने रुपीज इन करोड़ कर रहे हो आप, ठीक है, तो अगर आप 0.1 करोड़ करोगे माने 1 लाख होगा ना, करके देखो ना। कत হচ্ছে नहीं हो रहा है क्या, 0 पॉइंट इंटू 100 कर उसको शुद्ध 1 ना 0.1 0.1, अब 0.1 करोड़ हुआ है ना, अब 0.1 करोड़ को तुम माने बेसिकली ये लाख ही होता है, ठीक है, रुपीज इन करोड़ है इसलिए, तो 0.1 को आप 75 में इंटू करो, 0.1 को 75 मार्केट प्राइस में इंटू करो, माने उसको इंटू 100 करो। ओहो सर ये इसका आंसर आना चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ, 75 लाख होना चाहिए, हाँ 0.1 इंटू 75 करने से आएगा, हो गया ना बस। देखो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, तुमको क्या करना है, एक टोटल तुम्हारा कितना पैसा था, टोटल तुम्हारे पास 1 करोड़ था, तुमको पता है कि एक एक प्रेफरेंस शेयर का दाम कितना है, तो 1 करोड़ अगर टोटल मेरा वैल्यूएशन है और एक एक शेयर का दाम अगर 100 है, ठीक जैसे तुमने यहाँ पर कैसे निकाला था 15 डिवाइडेड बाई 10 करके, तो आपको मैं वही बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 100 करो, कितना हो रहा है, दो चार सात डिवाइडेड बाई 100 कितना होता है 1 लाख होता है ना, तो 1 लाख को करोड़ में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ करोगे 0.01, तो 0.01 को अगर आप इंटू 100 कर देते हो ये 1 बन गया, तो अगर 1 को तुम इंटू करते हो 75 के साथ तो कितना होता है 75 करोड़ हो जाता है, बस यही तो करने बोल रहा हूँ, मैंने टोटल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, मैंने जो आपका प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू जो था, आपका पहले प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू था 1 करोड़ का बुक वैल्यू बता रहे हैं, लेकिन जब आप इसको, सॉरी एक एक गलती हो, वो 0.01 आया था ना, एक सेकेंड मैं गलत आंसर देख लिया, 0.01 यही आया था, इसको इंटू करना है 75, सॉरी सॉरी 0.75 यही होगा, सॉरी 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 0.75 ही होगा, 75 नहीं होगा, सॉरी 0.75, मैं बार बार क्योंकि करोड़ में लिख रहा है सॉरी 0.75 होगा सर, इसीलिए ये 0.01 इंटू
0.75 इंटू 75, 0.01 इंटू 0.75। नहीं एक्चुअली मैथ दिमाग नहीं, एक्चुअली मैं गलत सोच रहा था इसलिए गलत बताया। मुझे लग रहा था कि टोटल 1 है, मैं आंसर गलत देख रहा था इसलिए मेरे को लग रहा था कि 0.75 करोड़ होगा। ठीक है 0.75 करोड़। अब 0.75 करोड़ माने इसके साथ इंटू, तुम 0.75 को इंटू करोड़ में कन्वर्ट करो, जितना होता है हो जाएगा। सब चीज को पॉइंट में कन्वर्ट करने से, माने बेसिकली करोड़ में कन्वर्ट करने से और इस डिजिट में कन्वर्ट करने से तुम्हारे लिए आसान होगा, नहीं तो ये चीज तुमको समझ में नहीं आएगी। टर्म लोन का बताओ कितना था, क्या था? अच्छा डिबेंचर, डिबेंचर का ही बता दो। टोटल वैल्यूएशन है 10 करोड़ का, डिबेंचर का मार्केट प्राइस कितना है? 80 टका। बताओ क्या होगा इसका? इसका भी 100 ईच है, तो 10/100, 10/100 इंटू 80 करो ना, 10/100 इंटू 8, 10 करोड़ बाई 100 इंटू 8 कितना? 8 ना। बस ए जरा ऑनलाइन আছে বুঝতে পারছে কি পাচ্ছে না? Yes, sir. आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. ये हो जाएगा, सॉरी टर्म लोन, डिबेंचर 10 था, ये हो गया 8। ठीक है, और टर्म लोन 12.5 अवेलेबल है बुक वैल्यू में, इसको मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करो। टर्म लोन का कुछ मार्केट प्राइस दिया था क्या? टर्म लोन का कुछ मार्केट प्राइस नहीं दिया था, तो जो है वही लिख देंगे। थैंक यू सर, वेरी गुड। जिसका मार्केट प्राइस नहीं होगा माने बुक वैल्यू ही मार्केट प्राइस हो जाता है। ठीक है, बस इतना सा सेंस लगा के करो। अच्छा, अब हमें क्या करना है, दो वेट निकालना है। वेट माने वेटेज, वेटेज माने टोटल कैपिटल में किसका वेटेज कितना है। सर वेटेज कैसे निकाला जाता है मैं आपको दिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेटेज कैलकुलेशन हर जगह में काम आता है, फाइनेंशियल लेवल में स्टैटिस्टिकल प्रयोग है एक तरह। ओवरऑल वैल्यू हमेशा 1 ही होता है, ओवरऑल वैल्यू हमेशा 1 होता है। कोई इसको 100 मान के भी करता है, लेकिन मार्केट में प्रैक्टिस जो है वो 1 मान के कर। ठीक है सर, 1 का मतलब क्या? अगर टोटल वैल्यूएशन या टोटल कैपिटल वैल्यूएशन अगर 1 है, उसमें हमें बुक वैल्यू मिल रहा है 35, तो आपको क्या करना है, ये टोटल को काउंट करना है, इसको टोटल करो, बुक वैल्यू को टोटल करो, मार्केट वैल्यू को भी टोटल करो। इसका होना चाहिए 58.5 करोड़ और इसका होना चाहिए 81.25 करोड़। अब आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, ये बचपन में रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन की करते थे ना 5-6 में, वही करना है कि अगर मेरा इक्विटी 35 करोड़ का है, तो 58.5 अगर मेरा टोटल कैपिटल है, तो 35/58.5 कितना होता है? नहीं समझे? কত হয়েছে? 35 डिवाइडेड बाय 58.5 कितना हो रहा है? 0.59। मतलब नहीं समझे सर, मेरे पास टोटल कैपिटल है 58.5 करोड़, बुक वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, बुक वैल्यू कैपिटल, उसमें से मेरा इक्विटी है 35 करोड़ का, रिटेन अर्निंग मिला के। तो मेरे को क्वेश्चन करता है कि भाई मेरा इक्विटी का वेटेज कितना है टोटल में। हाँ वेटेज, तो ये जो 0.59 आया ये वेटेज है। वेटेज माने टोटल वैल्यू 1, उसमें 15.59 माने अप्रोक्स 59% मेरा इक्विटी है। 0.59 लिखना है। हाँ नहीं मत करो, इस तरह का दिमाग ना लगा, बाद में वो हर फ्रैक्शन ऐड होते होते 1% बढ़ जाएगा। ठीक है, आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप पॉइंट के बाद 59 लिखो, या फिर पॉइंट के बाद मैक्सिमम 4 डिजिट तक आप लो, पूरा नहीं लिखना है। प्रैक्टिस है मैक्सिमम 4 डिजिट, या तो आप 0.59 में लिखोगे तो भी चलेगा। मैंने इक्विटी का वेटेज बना 0.59, कहाँ लिखोगे? यहाँ पर
बुक वैल्यू वेट में 0.59। इससे क्या पता चला कि अगर मेरा बिजनेस का टोटल वैल्यू, कैपिटल का वैल्यू 1 है, उसमें मैं इक्विटी कितना प्रोपोर्शनेटली मेरे पास है, तो इक्विटी है 0.59। पॉइंट में है माने परसेंटेज में कन्वर्ट करो इंटू 100 तो 59%। समझे कि नहीं सर? सिमिलरली अगर प्रेफरेंस शेयर 1 करोड़ का है, टोटल आपके पास 58.5 करोड़ है, तो 1/58.5 करोड़ का 0.017 तक कर ले। ठीक है, 0.017 1 डिवाइडेड बाई 58.5, 1 डिवाइडेड बाई 58.5, 0.01709, तो 0.017, इट्स ओके। तीसरा वाला करो, डिबेंचर 0.017, डिबेंचर है 10 करोड़ का, 10 डिवाइडेड बाई 58.5 करो, तो इतना आपका आ जाएगा, डिबेंचर आ जाएगा 0.17 आई थिंक। और टर्म लोन है 12.5 करोड़ का, तो 12.5 डिवाइडेड बाई 58.5 कितना होता है? 0.2, ओए ठीक से बोल, 12.5 डिवाइडेड बाई 58.5, 12.5 डिवाइडेड बाई 58.5, 0.21, हाँ 2136। ठीक है, ये सबको समझ में आया? तेज आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, नील, जी विक्रम, सर। अभिजीत बोलो सर। यस सर। বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক है, तो 0.21 কত বললাম রে? ঠিক আছে, 2136 तो 0.2136 सब टोटल करने से कितना आ रहा है? 0.997 माने अप्रोक्स 1 ही तो हुआ रे बाबा। ये सबको नहीं लिखने का जरूरत नहीं है, ये समझ जाता है एग्जाम में। या फिर आप एक और चीज कर सकते हो, नहीं ये जो बैलेंस अमाउंट है, ये जो बैलेंस अमाउंट है वो कोई अप्रोक्सीमेशन हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली देखो हम लोग हर जगह में अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा चेंजेस किए ना, पूरा पूरा वैल्यू नहीं लिया। अगर पूरा पूरा वैल्यू लेते तो ये 1 हो ही जाता, लेकिन हम लोग कहीं पर 0.59 के बाद और भी तो डिजिट था, 0.017 के बाद वो और भी डिजिट था, 0.17 के बाद भी डिजिट था, हम लोग सबको ये किया ना। इसलिए बेस्ट क्या होता है, आप ये वाला जो वैल्यूएशन है ना, इसको आप कैलकुलेट ना करके, इसको अगर आपको 1 बनाना है ना, तो आप 1 से ये 3 को माइनस करो, इस 1 से इसको माइनस करो। ये क्या हुआ, तुम लोग हंसी मजाक क्यों कर रहे हो? ये फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 1 से इन तीनों को माइनस करो, 1 माइनस 0.59 माइनस 0.017 माइनस 0.17, आई थिंक 0.2231 ऐसा कुछ होगा, देख पॉइंट 2139। ठीक है, समझ गए? प्रोपोर्शनेट समझ गए ना? तो ओवरऑल ये क्या बनेगा, एक बनना ही है, ओवरऑल 1 बनना ही है, क्योंकि कोई भी चीज का टोटल वैल्यू या तो 100% होता है, जिसको हम लोग कंप्लीटली 1 मान सकते हैं। इट्स ओके। सिमिलरली जैसे आपने बुक वैल्यू वेट किया, जैसे आप लोग बुक वैल्यू वेट किया, सिमिलरली आप मार्केट वैल्यू वेट निकालो, सेम निकालो मार्केट के हिसाब से। जैसे टोटल मार्केट का वैल्यू कितना है 81.25, जिसमें इक्विटी कितना है 60, तो 60 बाई 81.25 इंटू 100। प्रेफरेंस कितना है 0.75, तो 0.75 बाई 81.25 इंटू 100। डिबेंचर का होगा 8 बाई 81.25 बाई इंटू 100, और इसका हो जाएगा 12.5 बाई 81.25 इंटू 100, इस तरह से 7.7385। ठीक है, इसका होना चाहिए 0.0092, इसका होना चाहिए टर्म लोन का, नहीं सॉरी क्या है ये, डिवेंचर, डिवेंचर का होना चाहिए 0.0985,
और लास्ट वाला का होना चाहिए 0.1523। सबसे बेस्ट है लास्ट को और प्रोपोर्शनेट ना करके ओवरऑल 1 से इन तीनों को माइनस करो, तो फिर ये जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर प्रोपोर्शनेटली हुआ है वो एरर दूर हो जाता है। नील, विक्रम, तेज, बोलो सर, सब कोई बोलो, समझा कि नहीं? Yes, sir. 0.1539, हाँ 39 sir. और 23 ठीक है, आ गया। तो इसको बोलते हैं वेटेज निकालना। अब वेटेज निकाल के क्या सुविधा हुआ, किसी भी बिजनेस को पता लग गया कि उसका टोटल बिजनेस में कितना परसेंटेज इक्विटी है, कितना परसेंटेज प्रेफरेंस है, कितना परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर्स है, कितना परसेंटेज टर्म लोन है, डिवेंचर है, एटसेट्रा। ठीक है, इससे वो बिजनेस को बहुत इजीली क्या कर सकते, सेपरेट कर पाएगा, समझ पाएगा कि मेरा कहां पर कितना खर्चा जा रहा है, कहां से कितना मेरे को कॉस्ट चुकाना पड़ेगा। अब क्या करना है, कैलकुलेशंस ऑफ, चलो अब पॉइंट है, अब अभी काम चालू होगा, अभी तो कैलकुलेशंस ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ कंपोनेंट कॉस्ट। कंपोनेंट कॉस्ट माने बेसिकली देखो, हमें सबसे पहले जैसे मैं एक एक करके निकालता हूँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, सबका अलग अलग निकलेगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें डिविडेंड है वो भी ग्रोथ के साथ। ठीक है, तो जब डिविडेंड विद ग्रोथ रेट चलता है तो आपका फॉर्मूला, ये रिसेंटली किया, आप यही चीज याद रखना पड़ता है एग्जाम कि कौन सा केस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में प्रैक्टिस के साथ साथ याद करना पड़ेगा। D1 डिवाइडेड बाई P0 इन प्लस जी, जी छोटा, D1 बाई P0 प्लस जी। अब आप बोलोगे सर करेंट मार्केट प्राइस, D1 माने डिविडेंड करेंटली और G माने ग्रोथ रेट। ठीक है, डिविडेंड का ग्रोथ रेट, तो डिविडेंड कितना दे रहे हैं, 3.60, करेंट डिविडेंड 3.60, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 7% और करेंट मार्केट प्राइस है 40 रुपीज। बस ये तीन डेटा आपको चाहिए। करेंट शेयर का मार्केट प्राइस है 40, तो क्या लिखोगे, 3.6 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 7% माने 0.07, 7/100 सर, माने 7 डिवाइडेड बाई मैंने 100 किया, 0.07। कुछ लोग ना गड़बड़ करके क्या करते हैं जल्दबाजी में, 7% ना तो 0.7 कर लेते, समझ रहे? तो ये गड़बड़ से बचो, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाए। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट ना होगे, थोड़ा कैलकुलेटर को देख लेना। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो ये छोटा मोटा मिस्टेक करके आ जाओगे। 0.07 हो गया। अच्छा, इसका कितना हुआ, इसका कितना हुआ 0.09 और इसका होना चाहिए 0.07, पहले से ही था, तो होना चाहिए सर 16%। दोनों को टोटल करके इंटू 100 करो, दोनों को टोटल करके इंटू 100 करो, 0.09 प्लस 0.07 इंटू 100। तो ये जो फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ पर आपको लिखा है, मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी चैप्टर में ये सब फॉर्मूला का डिस्कशन कर चुका हूँ, हर एक डिविडेंड रिलेटेड डिस्कशन कर चुका हूँ, इसलिए हर एक क्लास को करना है। और उसमें एक चीज देखो सर, क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, डिविडेंड के साथ पूछ सकते हैं, बिना डिविडेंड का पूछ सकता है, विद ग्रोथ पूछ सकता है, बिना ग्रोथ पूछ सकता है, कुछ भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है और उसके ऊपर डिपेंड करके फॉर्मूला बदल जाता है। आपने माना एक पॉइंट किया, एक पॉइंट नहीं किया, अरे नहीं, एकदम सर एफएम के साथ एक, ठीक है, इसके साथ कोई शॉर्टकट नहीं है सर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और हर एक चीज को याद करके रखना, तभी जाके एफएम में आप कुछ कर पाओगे। कैलकुलेशंस में कुछ नहीं है, प्लस माइनस ही है, खेल दिमाग में है कि कहाँ क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना। कैलकुलेशंस में कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस इनटू डिवाइड यही है, कोई साइन थीटा कॉस थीटा वाला खेल भी नहीं है। ठीक है, कोई वैल्यू भी याद नहीं रखना है आपको, बस फाइनेंशियल अप्रोच को याद रखना।
केपी कॉस्ट ऑफ मनी, अभी हम लोग केई कर लिए, केस 2 में केपी, केपी माने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। सर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में क्या होता है, ये जो लोग क्लास किए हैं उनको पता होगा, जो नहीं किए हैं उनको अभी मैं बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का फॉर्मूला होता है डिविडेंड, वहां पर भी होता है डिविडेंड प्लस एफ माइनस पी नेट डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई ए प्लस पी नेट बाई 2। डोंट टेक एक्स्ट्रा लोड। जब आप लोग ये वाला चैप्टर करोगे ना, रिवाइज करोगे, आप देखना कितना आसान है। मैं समझाता हूँ। आप लोग ऐसा कर रहे हो, रिसेंटली एक एजेड पर्सन है, मेरे से सिर्फ यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्लास पे ओनली। क्यों? सीएसीएमए करने के लिए नहीं, उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बिजनेस है, म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, तो उसके लिए उनको सेबी का एक एग्जाम क्रैक करना है, एनआईएसएम का, जिसमें बॉन्ड वैल्यूएशंस बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉन्ड का वैल्यूएशंस क्या है वो म्यूचुअल फंड में इंपॉर्टेंट है। तो वो कभी फाइनेंस पढ़ा नहीं, लेकिन उसको बॉन्ड का वैल्यूएशन नहीं होगा तो वो एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएगा। फिर मेरे साथ बात किया, मेरे को पूछा कि सर क्या करना है, मैं बोली कुछ नहीं, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखना है। बोले तो क्या अभी फिनांस सीखेंगे? मैं बोली नहीं, एटलीस्ट बॉन्ड वैल्यूएशन वाला पार्ट सीख लीजिए। पी नेट एफ माइनस पी नेट बाई एन होल डिवाइडेड बाई ए प्लस पी नेट बाई 2। ठीक है सर, ये क्या है, इस पे क्या करना है? कुछ नहीं, डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है देखो, कुछ बोला है क्या? ये क्या है? बोला था ना कि प्रेफरेंस का जो 11% दिया रहता है वो उसका डिविडेंड होता है। हाँ सब बोला रहेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम का ही है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको यूज करना है। आपको बस इसे याद करके समझना है कि भाई किसमें क्या पुट करे और क्या नहीं। तो डिविडेंड कितना है? 11%, माने 11 दे देना। 5 नंबर 6 नंबर पूछता है, ठीक है, एक एक का 2 नंबर करके पूछेगा, ये जो एक एक निकाले ना, हाँ हाँ ए बी सी, जैसे के ही निकाले, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछ लिया, कॉस्ट ऑफ डेबिट पूछ लिया, हर एक का एक नंबर या 2 नंबर करके पूछता है, ये टोटल 5 से पूछता है। एफ क्या चीज है, एफ किस बला का नाम है? ठीक है सर, एफ का मतलब होता है रिडेम्पशन वैल्यू। ठीक है, ये जो लोग क्लास नहीं किया उनके मन में चल रहा है, जो लोग ये वाला क्लास किया था उनको ये डाउट नहीं है, कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट ही कर रहा हूँ। तो एफ माने रिडेम्पशन वैल्यू, माने जिस दाम पे ये रिडेम्पशन होता है उसे एफ से डिनोट किया जाता है। अलग अलग किताब में थोड़ा अलग अलग नाम में भी बोला जाता है, बट आप ना किताब को उस तरह से मत देखो, आप जो भी नाम फॉलो करते हो आप उसमें लिख देना, ठीक है, क्योंकि अलग अलग ऑथर अलग अलग नाम से लिखते हैं, ये डजेंट मैटर सर, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट में किसी का भी कोई बदल नहीं। 11 प्लस एफ माइनस पी नेट, तो एफ क्या हो जाएगा? रिडेम्पशन वैल्यू। अच्छा, क्या कोई रिडेम्पशन वैल्यू दिया था इसमें कि किस दाम पे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है? प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल आफ्टर 10 इयर्स, करेंटली सेल हो रहा है 75 टका और प्रेफरेंस शेयर का दाम था 100 टका। तो अगर रिडेम्पशन वैल्यू नहीं देता है, ठीक है, तो फेस वैल्यू ही रिडेम्पशन वैल्यू होता है। 80 तो डिवेंचर है, 80 तो डिवेंचर है, प्रेफरेंस शेयर 75 टका का मार्केट में सेल हो रहा है, करेंट मार्केट प्राइस है उसका, लेकिन डिवेंचर का जो 100 रुपीज है उसका फेस वैल्यू था। तो अगर रिडेम्पशन वैल्यू नहीं देगा तो हम लोग फेस वैल्यू को ही रिडेम्पशन वैल्यू मानेंगे। अगर लेकिन अगर क्वेश्चन में रिडेम्पशन वैल्यू दिया रहेगा तो रिडेम्पशन वैल्यू को ही लिखना है, ठीक है, फेस वैल्यू। ठीक है, एफ का मतलब होता है रिडेम्पशन वैल्यू, एफ का मतलब फेस वैल्यू नहीं होता एक फॉर्मूला में। तो 11 प्लस एफ माइनस पी नेट, तो एफ कितना हो जाएगा? 100। कई बार स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि एफ माने फेस वैल्यू है, नहीं नहीं, एफ माने रिडेम्पशन वैल्यू, और क्वेश्चन में रिडेम्पशन वैल्यू अगर है तो उसको फॉलो करना है। तो 100 माइनस पी नेट माने 75, पी नेट माने करेंट प्राइस। अच्छा, नेट का क्या मतलब होता है? ये P0 मतलब करेंट मार्केट प्राइस में तो P0 होता है नॉर्मली। तो नेट का मतलब अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट होता है ना, उसे माइनस करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में फ्लोटेशन
ये जो आईपीओ वगैरह आता है उसका खर्चा नहीं होता है ना, तो उस खर्चा जो भी रहता है ना पर शेयर में या पर डिवेंचर में, उस खर्चा को माइनस करके नेट प्राइस आता है। मानो एक 100 रुपया का शेयर है, उसको मार्केट में लाने के 2 टका खर्चा है, तो नेट प्राइस हो जाएगा 98। समझे कि नहीं? तो इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा बोला नहीं था, तो हम लोग जो भी उसका हाँ माइनस ऐसे बोल देता है, क्वेश्चन में बोल देता है फ्लोटेशन कॉस्ट, उसको माइनस करना। थोड़ा लैंग्वेज कई बार चेंज करते वो समझना है कि वो क्या चीज। तो पी नेट हो गया, एन माने नंबर ऑफ ईयर्स, कितना दिन का है? 10 साल का। तो 11 प्लस 100 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 75 बाई 2। बस इसे सॉल्व करो, पहले डिवाइड का काम करना फिर 11 को ऐड करना, ऐसा ना करे। क्या सर? नहीं एक ही है, एक ही है, मैं गलती से एक कैपिटल में लिखा, एक ही है। 0.1542 इसको इंटू 100 करो, 0.1542 के बाद शायद 5 था, तो 0.1543 इसको इंटू 100 करने से आ जाते हैं 15.43%। 15.43%। माने इसका क्या मतलब हुआ कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बिजनेस को 15% रिटर्न देना पड़ता है। 15%, 15.43% रिटर्न देना पड़ता है। इक्विटी को कितना? 16% देना पड़ा था। नहीं, कहाँ लिखा था? ये तो डिविडेंड है, लेकिन उसके ये डिविडेंड के पीछे ओवरऑल खर्चा कितना पड़ जाता है, कॉस्ट कितना है, वो कॉस्ट ही तो ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हम लोग कॉस्ट ढूंढ रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर को इश्यू करने का ओवरऑल खर्चा, सिर्फ डिविडेंड जो दे रहे सिर्फ वही तो नहीं है ना, उसके पीछे का खर्चा, उस खर्चा को फाइंड करना जरूरी है, तभी बिजनेस एक्चुअल रिटर्न फाइंड आउट कर पाता है। अच्छा मुझे इतना बताओ सर, यहां तक हो गया सबका? जो लोग ओनली केडी का क्लास नहीं किया वो लोग प्लीज केडी का क्लास करो, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का वो वाला क्लास कर लोगे ना? कोई कोई किया है, कोई कोई नहीं किया है, ठीक है, मैं क्लास शेयर करूंगा सर, थोड़ा सा कर लेना। 15.43 বুঝতে পেরেছে যারা অনলাইনে আছে বলো স্যার। হ্যালো, Yes, sir. বুঝতে পারলি? हाँ सर। Yes, sir. हाँ ठीक भैया। है सर, जिसका वो थोड़ा सा केडी वगैरह का, सिर्फ केडी का जहां पर मैंने डिस्कशन किया वो वाला थोड़ा देख लोगे ना, तो ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा जो लग रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं बोल ही रहा हूँ धीरे धीरे, इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों ने केडी का क्लास नहीं किया है, तभी मैं थोड़ा धीमा चल रहा हूँ। I into 1 minus t plus f minus p net divided by n होल डिवाइडेड बाय, वही सेम फॉर्मूला है, a प्लस पी नेट। देखो याद करने के लिए बार बार मैं झमेला नहीं रखा, फॉर्मूला को बड़ा इक्वल लेवल पर रखा, ये वाला हाँ आई इंटू 1 माइनस टी प्लस एफ माइनस पी नेट बाई एन होल डिवाइडेड बाई ए प्लस पी नेट, मैं स्मॉल में एफ लिख रहा हूँ, ए प्लस पी नेट डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज हो गया, चेंज बस इतना सा है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड रहता है इसलिए डी होता है, लेकिन डिवेंचर का तो इंटरेस्ट होता है इसलिए आई है। अब कोई बोलेगा सर 1 माइनस टी क्यों है, 1 माइनस टी क्यों है, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई इंटू 1 माइनस टी इसलिए होता है क्योंकि डिवेंचर इंटरेस्ट टैक्स सेविंग्स करता है, इसको हम लोग फाइनेंशियल में बोलते हैं
टैक्स शील्ड जनरेट कर। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो मैं आपको एक छोटा सा चीज समझा देता हूँ। सब हाथ के सामने चीजें हैं, ये इसलिए पढ़ाना भी कितना आसान हो गया। हम लोग के टाइम पे तो बहुत मुश्किल होता था। देखो अब एक चीज ध्यान से देखना, जो कंपनी बिजनेस कर रहा है वो बंदा सरकार को टैक्स दे रहा है 643 करोड़, मानिए ये टाटा मोटर्स का था। लेकिन ये 643 करोड़ का टैक्स देने के लिए उसने उससे पहले इंटरेस्ट भरा कि नहीं भरा? कहाँ गया इंटरेस्ट का डिटेल्स? ये रहा 10,225 करोड़ का पहले प्रॉफिट कितना किया था? 13,283 करोड़ का। उसमें से 10,000 करोड़ का इंटरेस्ट है। सोचो जरा, अगर कंपनी को सरकार बोलता कि 13,000 करोड़ पे टैक्स दो, तो उसका ये टैक्स का वैल्यू कितना होता? हाँ 13,000 करोड़ का 30%, ठीक है, करीब 3,500 करोड़। करीब 4,000 करोड़। लेकिन 13,000 करोड़ में से इंटरेस्ट जो है, जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है, लोन का इंटरेस्ट है, वो बिजनेस के लिए कॉस्ट है। तो 13,000 करोड़ से उसका जो इंटरेस्ट है उसको माइनस करना है, माइनस करके जो बचा उस पर टैक्स देना है। तो इंटरेस्ट का बिजनेस में क्या सुविधा मिला? टैक्स में बचत हो गया, है ना। इसे नहीं तो बहुत ज्यादा टैक्स लग जाता, इसलिए फॉर्मूला बनता है I इंटू 1 माइनस टी, टी फॉर टैक्स। समझे कि नहीं? क्वेश्चन में तो 40% था, ठीक है, क्वेश्चन में तो 40% था। समझे कि नहीं सर? Yes, sir. ठीक है, तो बस आप लोग भी वही करना, I इंटू 1 माइनस टी। तो I कितना है? 13.5। इंटरेस्ट इज 13.5 इंटू 1 माइनस टी, टी फॉर टैक्स, ठीक है। हाँ मैंने एक ऐसे कर सकते हो, जो लोग डायरेक्टली समझ रहे हो वो लोग ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो मैं अगर तोड़ के दिखाऊं तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। 1 माइनस 40% माने कितना? 0.404, 0.4, ठीक है, 0.4 प्लस फिर से लिखो 100 माइनस 80। 100 माने क्या? रिडेम्पशन वैल्यू, जिस दाम पे इशू हुआ था, क्योंकि अलग से रिडेम्पशन दाम नहीं दिया है। 80 क्या है? करंट डिवेंचर का प्राइस डिवाइडेड बाई एन, कितना दिन का है? 6 साल का। फिर सेम बात यहीं पर लिखना, 100 प्लस 80 बाई, ये देखो 80 रुपया डिवेंचर का करंट प्राइस चल रहा है। और क्वेश्चन में अलग से कुछ रिडेम्पशन वैल्यू बोला नहीं है, तो जो फेस वैल्यू होगा उसी को रिडेम्पशन वैल्यू मानेंगे, जो फेस वैल्यू होगा उसी को रिडेम्पशन वैल्यू मानेंगे। बस हो ही गया, काम खत्म, पैसा हजार। कितना हुआ? इसको सॉल्व करो, बेसिक मैथ्स है। 12.7% आना चाहिए। पहले इंटू का काम करना, ब्रैकेट का काम करना, फिर इंटू डिवाइड का काम करना, फिर प्लस माइनस का काम करना। ट्वेल्व पॉइंट सेवन जो भी आएगा उसको इंटू 100 कर देना, 12.7 आ जाएगा। इंटू 100 कर देना, लास्ट में आंसर पॉइंट में आएगा, फिर उसको इंटू 100 करना तो 12.7% मिल जाएगा। कर लिया सर? हमें अभी प्लस माइनस सिखाना बैठो क्या? मैं तो फिर से क्लास 7 का किताब निकालो, फिर से क्लास 7 का किताब निकालो। अच्छा लास्ट एक कॉस्ट है केटी। केटी माने टर्म लोन। केटी का फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, आई इंटू 1 माइनस टी। डिवेंचर का क्या है, थोड़ा रिडेम्पशन वगैरह का मैटर है, टर्म लोन का ऐसा कोई मैटर नहीं है, जस्ट आई इंटू 1 माइनस टी। तो इंटरेस्ट कितना है? टर्म लोन 15% है ना। तो कितना कर देंगे? 15 इंटू 1 माइनस टी कर दो, मैंने 15 इंटू 0.6, 15 इंटू 1 माइनस 0.4, या फिर ऐसे बोलो कि 15 इंटू
15 इंटू 0.6 तो कितना हो जाता है 9%। काम खत्म, पैसा खत्म। করলাম তো 15% ডাইরেক্ট নেওয়া হয়েছিল না, 15% ডাইরেক্ট নেওয়া হয়েছে না, ওই জন্য চলে এসছে। 15 ইন্টু 0.6 করতে কত হলো 9%ই হলো তো। थोड़ा बेसिक सेंस भी लगा। फाइनल पॉइंट स्टेप 3 मैं फाइनल स्टेप अलग अलग सब निकल गया जितना कॉस्ट निकालना था। अब फाइनली क्या हो जाएगा WACC कैलकुलेट मानी कंपनी का ओवरऑल खर्चा कितना है। कैलकुलेट WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेरी सिंपल, एक सोर्स का हेडिंग कर दो, एक बुक वैल्यू वेट्स का कर दो, एक मार्केट वैल्यू वेट्स का, दोनों का अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं एक WACC माने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फुल फॉर्म लिख दो सर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एग्जाम में बहुत पूछता है। नहीं मतलब इतना सारा डायरेक्ट दे देगा तो बहुत छोटा क्वेश्चन देता है 2 नंबर का, सिर्फ आपको डिटेल्स दे देगा और करना है, और अगर तोड़ तोड़ के ऐसे करना है तो आपको पूरा निकालना है। तो बुक वैल्यू वेट्स अच्छा इसमें दे देना। मतलब एक्चुअली 2 तरह का क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन की क्या पूछा था, एक बुक वैल्यू प्रोपोर्शंस में और एक मार्केट वैल्यू प्रोपोर्शंस में। तो मैं बुक वैल्यू दिखा दे रहा हूँ, मार्केट वैल्यू आप लोग घर पे निकाल लें। नहीं समझे? अरे ऑलरेडी आप लोगों को मैंने सारा निकाल के दे दिया, तो बस एक दिखा रहे हो, बाकी आप घर पे एक आराम से कर लोगे और मेरे से आंसर टैली करा लें। कोई आउट ऑफ वर्ल्ड बात थोड़ी चल रहा है। आप लोग अगर पढ़ाई से कंसंट्रेशन को 2 मिनट के लिए रखो ना सर। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर और टर्म लोन, है ना। इसमें अच्छा एक के का कॉलम बनाना, के माने कॉस्ट और एक वेट इनटू कॉस्ट। कॉस्ट एंड वेट इनटू कॉस्ट। कॉस्ट आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो सर। वेट कितना था इक्विटी का 0.59 याद है। नॉर्मली फिनेंस में कॉस्ट को के से डिनोट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में देखना KC, ठीक है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है। अब कोई बोलेगा नहीं मैं C से डिनोट करूंगा, कर सकता है, पर क्या होगा कुछ चीजें प्रैक्टिस है तो आदत बन जाएगा। 0.59, 0.017, 0.17 ये कहां से ले रहा हूं बोलो तो, एकदम पहला वाला ये वाला याद है। और मार्केट का अलग है, ये मार्केट का जब यूज करोगे तब इसको यूज कर लेना। मैं बुक वैल्यू वाला दिखा दे रहा हूँ, ये वाला दिखा दे रहा हूँ। 0.59, 0.017, 0.17, 0.2139। पॉइंट लास्ट वाला कितना था 0.2139। कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑलरेडी आप लोग जानते हो। इक्विटी का बताओ 16%, प्रेफरेंस का बताओ 15.43%, डिवेंचर का 12.7% और टर्म लोन का 9%। अब इन दोनों को इंटू करो, हाँ जस्ट इंटू करो ना हो जाएगा। 16 इंटू 0.59, 15.43 इंटू 0.017 डायरेक्टली आ जाएगा। 44 हाँ। सेकेंड वाला 0.26, थर्ड वाला आना चाहिए 2.159। चेक कर लेना, कॉपी बस मत करना, कॉपी पेस्ट से बचो। ঠিক আছে 9.57 এসছে, তারপর একটা 9.44 या 9.57 कुछ भी हो सकता है, थोड़ा देख लो सर। 16 इंटू 0.59 वो फ्रैक्शंस के ऊपर हो रहा है बेसिकली। 16 इंटू 0.59 कितना हो रहा है 9.44 আসছে। ঠিক আছে ঠিক আছে নো ইস্যু। 9.44, 0.26, 2.159 আর লাস্টেরটা কত 2.007 होना चाहिए।
1.92 অনেক ডিফারেন্স আছে টোটাল করলে কত হচ্ছে টোটাল করলে হয়ে যাবে বুঝে যাবে 2 पॉइंट सबको टोटल करो ना कितना रहे बोलो दर्श कुछ कर नहीं रहा है मेहनत नहीं कर रहा है ये कोई बात है ना करके तुम लिख तो रहे हो ना टोटल कितना हुआ बोलो सर आज तो ऑनलाइन वाला भी चुप है कोई कुछ नहीं बोल रहा 13 पॉइंट कत ठीक है मेरा टोटल आ रहा है 13.86 अप्रोक्स लिख दो सर पॉइंट में वो क्योंकि कोई 4 पॉइंट लिया है कोई 2 पॉइंट लिया है ना पॉइंट के पास नहीं वो ये मार्जिन ऑफ एरर रहता है इसमें तुम्हारा आंसर अगर 13.86 13.74 ऐसा रहे ना इसका मतलब ये नहीं होगा कि किसी का 14% आ जाएगा या 14.5 नहीं आसपास रहना चाहिए 13.78 ठीक ठाक है ब्रैकेट में लिख दो अप्रोक्स ये इसका पूरा जवाब मिलेगा ये एरर के साथ ही आंसर होता है क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ एरर होता है गलत नहीं हो 13.86 मेरा आया इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल बिजनेस को चलाने में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या कहते हैं ये बुक वैल्यू के हिसाब से निकालो तो ओवरऑल बिजनेस को चलाने में अगर बिजनेस 100 रुपया कमाता है माने सोर्स करता है तो बदले में 13.86 पैसा खर्चा करना पड़ता है फॉर एवरी 100 रुपीज द बिजनेस नीड टू स्पेंड 13.86 फॉर एवरी 100 रुपीज बिजनेस को 13.86 पैसा मार्केट को देना पड़ता है हाँ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसका मतलब है अगर बिजनेस को सरवाइव करना है तो इससे ज्यादा कमाना पड़ेगा अगर इससे कम कमाएगा या इतना ही कमाएगा इतना कमाने से बस थोड़ा बहुत चल रहा है सस्टेनेबल बहुत मेहनत करके सस्टेनेबल अगर इससे ज्यादा कमाएगा तो ही बिजनेस आगे जाके सरवाइव कर सकता है इससे कम तो बिल्कुल नहीं इससे कम तो बिल्कुल नहीं अच्छा तो मैंने वही बुक वैल्यू वाला निकाल लिए मार्केट वैल्यू आप लोगों का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन में शेयर कर देता हूं और उसके साथ कुछ और भी होमवर्क क्वेश्चंस मैं यहाँ पर रेडी किया यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 17 मैं बोल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बोल दूंगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करना है और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नंबर हाँ फोटो भेज देंगे ठीक है कॉपी कर लेना सारा अभी कुछ नहीं करना है मैं बोल दूंगा ग्रुप में मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दूंगा ठीक है क्वेश्चन को कॉपी कर लेना और घर पे ट्राई करना होमवर्क के तौर पर मुझे इतना बताओ समझ में आया ठीक है एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आप लोग एग्जाम में हवा देखोगे इसलिए मैं हर एक चीज का पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हूँ फिर क्वेश्चन कराता हूँ ठीक है सर अच्छा एक अनाउंसमेंट फिर से सरस्वती पूजा है बुधवार सबको आना है पूजा के टाइम पे या पूजा के थोड़ा बाद भी आओ कोई दिक्कत नहीं है सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से लेके 9 साढ़े 9 से लेके 1 1:30 2 बजे तक रहूंगा ठीक है पूजा का वही टाइम पीरियड नॉर्मली होता है आप लोग एक बार जरूर आना सर 2 मिनट के लिए आना बाद में आप लोग वैलेंटाइंस डे मनाओ रोज डे मनाओ जो करना है करो आप लोगों का ही क्लासरूम है आप लोगों को जरूर आना चाहिए सर ठीक है ना नहीं सुनूंगा हाँ ऑब्वियसली जो लोग बाहर है उनको जोर नहीं दे सकता अब कोई पुरुलिया से थोड़ी ना भी आएगा इधर या फिर कोई कोच बिहार से थोड़ी आएगा लेकिन जो कोलकाता में रहते हो वो लोग प्लीज ऐसा ना करें ठीक है ये ऑर्डर है मेरा कल सुबह का क्लास होगा कल सुबह का क्लास होगा आज शाम का भी क्लास है ठीक है आज इवनिंग में भी जिसका जो भी क्लास है वो होगा ऑफलाइन ही होगा हाँ आज है मैम का क्लास आज जिनका मैम का क्लास है होगा उसका ठीक है सर टाटा बाय सर बाय सर बाय 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 सर थैंक यू सर बाय